हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर जो सेशन है अब रेगुलर होंगे। 6 PM पे हर रोज़ होते हैं। आई नो 23rd और 24th का बैकलॉग है। एंड वो इसलिए है क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी और उनके रिचुअल्स चल रहे थे। बट ये मैंने मार्क करे हुए हैं, तो और बहुत छोटे छोटे भी आएंगे, दोनों एक साथ बहुत आराम से हो जाएंगे। तो मैं एक आज या कल में, आई थिंक प्रोबेबली कल तक, मैं आपको इसका एक कंबाइंड लेक्चर जो है वो दे दूंगी। ठीक है ना? मैं उसका कंबाइंड लेक्चर आपको दे दूंगी। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी ऑन कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू इशू ऑर्डर ऑन बूथ वाइज वोटर डाटा। तो ना यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता दूंगी कि जो इलेक्शन कमीशन है, हमें पता है कि वो इलेक्शन कमिट कर रहा है, जिसको हम जनरल इलेक्शन कमिट नहीं कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ठीक है ना? इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन। कौन से इलेक्शन चल रहे हैं इस टाइम पे? लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। किसके? लोकसभा के इलेक्शन, जिसको हम जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? हम जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं लोकसभा के इलेक्शन को। लोकसभा के इलेक्शन से क्या कौन चूज हो जाते हैं? पीएम चूज होंगे हमारे। ठीक है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज चूज होंगे। ठीक है ना? ये दो चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पर लोकसभा, कौन सी लोकसभा खत्म हो गई है? 17th लोकसभा खत्म हो गई है। 18th लोकसभा के हम इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इसको कैसे याद रखना है? 18 ईयर्स की जो एज होती है ना? 18 कितना इंपॉर्टेंट बर्थडे होता है ना, तो ये 18th लोकसभा है। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट बर्थडे से आप इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है लोकसभा के, जिनको हम जनरल इलेक्शंस भी बोलते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है ना? वन ऑफ द थिंग्स इज, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को, जैसे वोटिंग हुई, ठीक है ना, इवनिंग में आपको बताना पड़ेगा कि कितने लोग आए और उन्होंने वोट किया। ठीक है? बूथ वाइज अलग अलग, हर एक एरिया में सभी लोग एक में तो नहीं जाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे ताकि हर कोई बड़े आराम से वोट कर सके। ठीक है ना? तो बूथ वाइज जो है वो ये बताना पड़ेगा। तो अब ये पढ़ लेते हैं तो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू पास एन इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि वोकैबलरी टर्म्स भी लिखवाया करो, क्योंकि हम लिखते हैं। ठीक है ना? ये जब मैं आपको मीनिंग ऐसे बताती हूँ ना, तो तुम भी थोड़ी हिम्मत लिखा करो अपनी नोटबुक्स में, ऐसे लिखकर ऐसे लिख लिया करो। ठीक है ना? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फ्राइडे रिफ्यूज टू पास इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टिंग द इलेक्शन कमीशन टू अपलोड ऑथेंटिकेटेड scanned and legible copies of Form 17C showing the account of votes recorded booth wise after each phase of। अब यहाँ पे कोई कहा कि इलेक्शन की इमीडिएटली बाद इनको अपलोड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं उन बेचारों के पास पहले ही इतना काम है और तुम एक और चीज कर रहे हो, तो हम अभी इंटरिम ऑर्डर जल्दी जल्दी में नहीं पास करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू पास इंटरिम ऑर्डर मतलब टेम्परेरी। देखो यार, वैसे अगर आपको वोकैब साथ साथ याद करनी है ना, तो ऐसे लिखो कि पूरा सेंटेंस लिख लिया और बीच में तुमने अपना वर्ड का मीनिंग लिख लिया। तुम्हारी जीके की रिवीजन होते होते वोकैब की भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है ना? डायरेक्टिंग द इलेक्शन कमीशन टू अपलोड, डायरेक्टिंग इलेक्शन कमीशन टू अपलोड ऑथेंटिकेटेड कैंड एंड, तुम लिख लो एक बारी और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेजिबल कॉपीज ऑफ फॉर्म 17C। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि फॉर्म 17C की इलेक्शन कमीशन को अपलोड, ऑथेंटिकेटेड मतलब कि हाँ ये सही है, स्कैंड मतलब डॉक्यूमेंट पेपर पे है उसको स्कैन कर लेंगे, लेजिबल मतलब विजिबल। ठीक है ना? क्लियरली विजिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। तो क्लियरली विजिबल कॉपीज जो है फॉर्म 17C की अपलोड होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया इंटरिम ऑर्डर देने से, टेम्परेरी ऑर्डर देने से। टेम्परेरी ऑर्डर कब पास होता है? टेम्परेरी ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हैं साइड पे, मैं ये इरेज कर देती हूँ। टेम्परेरी ऑर्डर देखो, अभी कोर्ट में मतलब जो फाइनल, ठीक है ना, टिल द फाइनल वैलिड। इंटरिम ऑर्डर कब तक वैलिड होता है? वैलिड टिल द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ केस, डिसीजन इज टेकन। ठीक है ना? इन केस, ठीक है ना, इन अ केस, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं दी जाती तब कहते हैं अच्छा जब तक हम ये केस सुन रहे हैं ना, तब तक टेम्परेरी ये होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो इंटरिम ऑर्डर होता है। मान लो कोई प्रॉपर्टी है,
उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो कहेंगे कि ए प्रॉपर्टी जो है ना वो नहीं सेल कर सकते, ये इंटरिम ऑर्डर है, जब तक कि डिसीजन नहीं आता तब तक सेल नहीं कर सकते, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोर्ट में गए कि 17C की जो कॉपी है वो अपलोड होनी चाहिए, आप टेम्परेरीली ऑर्डर दे दो जब तक केस डिसाइड नहीं होता कि अपलोड कर ले, जब फाइनल डिसीजन होगा उसमें देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब यहाँ पे मना कर दिया, ये वाला पॉइंट इतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट ये कि 17C जो फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, वो क्या करता है, लिखेंगे showing the showing the accounts of votes recorded booth wise after each phase ऑफ पोलिंग। और कोई बच्चे बोल रहे थे कि हमको ना समझ में नहीं आता आप क्या लिखते हो। देखो मैं भी यहाँ से ही कॉपी कर रही हूँ, ठीक है ना, तो अगर नहीं समझ में आता तो मेन वाली जगह से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, पोलिंग इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बताते हैं ये क्या बता रहे हैं, शोइंग द अकाउंट ऑफ वोट्स, कि कितने लोग आए जिन्होंने हर एक बूथ में आकर के रिकॉर्ड वोट अपना दिया, वो 14 फॉर्म 17C बताता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्म 17C क्या बताता है, कि कितने लोग आए और कितने वोट करके गए बूथ वाइज में, वो बताता है ये। ठीक है, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि अभी तो हम कुछ नहीं, एवरीवन इज अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरप्ट इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ये सब जो है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये याद रखना है कि इससे रिलेटेड जो है वो केस चल रहा है, फॉर्म 17C क्या है। और ज्यादा से ज्यादा द कोर्ट एडजर्न्ड द एप्लीकेशन, इट सेड इंटरिम रिलीज सॉट बाय द एनजीओ। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, केस filed by NGO ADR, that is Association for Democratic Reforms। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर पीछे जाके पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ मैंने, इंडिया एंड ईरान। अब यहाँ पर ना ये वाला जो अग्रीमेंट है जो 2024 में इंडिया और ईरान के बीच में हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ के बीच में है। ठीक है, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, इंडिया के साथ अग्रीमेंट हो गया, इसराइल हमास की वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ये। ठीक है, क्योंकि हमास का साइड दे रहा है। ठीक है, तो इसराइल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितने भी क्लैट वाले बच्चे हैं वहाँ पर एक पैराग्राफ जो है बहुत ही रिलेटेड सा बनता हुआ नज़र में आ रहा है, जो ईरान रिलेटेड हमें वहाँ पर आ सकता है। राइट, तो ईरान की न्यूज़ थोड़ा सीरियसली लेंगे हर कोई, नॉट ओनली क्लैट वाले बट दूसरे भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चबाहर पोर्ट की जो अग्रीमेंट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे चबाहर पोर्ट। मैं आपको चबाहर पोर्ट बहुत ही बार करवा चुकी हूँ, ठीक है, और एक बार दोबारा से करवा रही हूँ ताकि रिविजन हो जाए। जिन्होंने पहले से लिखा हुआ है तो वो सिर्फ याद करेंगे, साइंड इंडिया एंड ईरान साइंड 10-year long-term bilateral contract for operation of चबाहर पोर्ट। ठीक है ना, अब मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रिक क्या बताई थी, पार्ट नहीं पोर्ट, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई थी, चल बाहर। पोर्ट को कैसे याद करेंगे, ये चबाहर पोर्ट को चल बाहर, ठीक है ना, एल याद कर क्रॉस कर देंगे तो चबाहर बन जाएगा, इजी। ये ट्रिक है तुम्हारी। ठीक है ना, चबाहर पोर्ट कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है इसकी, इसको बनाया भी हमने है, ठीक है ना, इसको कंस्ट्रक्शन भी हमने करी है, ईरान के अंदर ये पोर्ट है, सिचुएटेड इन लिख लो, सिचुएटेड इन ईरान। हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया ने इसके ऑपरेशन का अग्रीमेंट किया। ऑपरेशन का मतलब कि जो वहाँ पर मशीनरी लगेगी उसको चलाने के लिए, वर्किंग के लिए, वो जो है इंडिया उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये कितने सालों का अग्रीमेंट है, 10 ईयर का अग्रीमेंट है। किसके बीच में हुआ है, इंडिया और ईरान के बीच में है। कौन से पोर्ट से रिलेटेड हुआ है, चबाहर पोर्ट से। जो जो मैंने ब्लू में बॉक्सेस डाले हैं, ब्लू के अंदर वर्ड्स डाले हैं बॉक्स के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब ये किसके बीच में हुआ है, ठीक है ना, अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज के बीच में तो हुआ है, बट कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुआ है ये लिखेंगे, अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड and Port and
मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इंडिया की कौन सी, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल एंड लिमिटेड एंड पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक नेक्स्ट स्टेप वाला क्वेश्चन है जो हम क्लैट और जामिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी सबके एग्जाम्स में हम यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। लेवल 2 क्वेश्चंस जिस जिस एग्जाम में आते हैं, एनएल सैट में आते हैं। देखो यार, जिस जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू इंश्योर कि आपने उसकी वीडियो जो मैंने एनालिसिस करी हुई है वो देखी हुई है, तब आप लैंग्वेज समझोगे। आपको अपने एग्जाम की खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे आप बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर मैंने आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो नहीं करी है तो कॉमेंट करो। अगर आपके पास PYQs है उसके, वो मुझे सेंड कर सकते हो logrin@gmail.com पे। ठीक है ना। एंड वो समझो। ठीक है। और उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें ये एक और पॉइंट लिखवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया शिपिंग पोर्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? इंडिया शिपिंग, मैंने दोबारा से गलत लिख दिया, चलो कोई, एक मिनट। इंडिया पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर, यहाँ से नोट करी हूँ मैं, यहाँ से इंडिया पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हर एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही सर्बानंदा सोनोवाल कि जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ तब मिनिस्टर कौन थे? अभी तो मिनिस्टर्स चेंज होंगे इस साल। जो तुमने ऐश मारी है ना, जनवरी टू मार्च की न्यूज कम थी, सॉरी मार्च अप्रैल में न्यूज कम थी, अब तुम्हारी ऐश खत्म होने वाली है, इलेक्शंस खत्म होने वाले, अब देखना तुम्हें सर मिनिस्टर याद करना पड़ेगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इट इज क्रिटिकल इकोनॉमिक रूट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि इकोनॉमिक रूट, ठीक है, ट्रेड रूट है, इससे हमारी ट्रेड बढ़ेगी। दैट लिंक्स इंडिया विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है ना। ये क्या करता है? इंडिया को ये अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ लिंक करता है, और हमारे को ट्रेड बेनिफिट होगा इससे। ट्रेड बेनिफिट इससे हमको बहुत होता है इंडिया को। ठीक है ना। इंडिया की कनेक्टिविटी किसने तोड़ी है? इंडिया की कनेक्टिविटी पाकिस्तान की वजह से टूटी है, नहीं तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी यहाँ वाली जगहों से कनेक्ट हो सकते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक तो ये चबाहर पोर्ट वाला अग्रीमेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। और वो जो नेक्स्ट अग्रीमेंट है वो कौन सा है? नेक्स्ट अग्रीमेंट के लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि हमारा नीट एंड क्लीन बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट अग्रीमेंट जो है हमारा हुआ वो है आईमैक। किसके बारे में बात करेंगे? आईमैक के बारे में। ये भी ट्रेड रूट है। ठीक है ना। आईमैक की फुल फॉर्म क्या है? आईमैक की फुल फॉर्म है इंडिया मिडल ईस्ट। जितने भी नए बच्चे आए होंगे ना, उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से पढ़ लेना। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है ना। साइंड इन द, ठीक है ना, साइंड, ये क्या है? कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइंड ऑन sidelines of G20 summit in New Delhi। ठीक है ना। बाय यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूएसए। इन कंट्रीज ने, तो बेसिकली ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है?
इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो G20 समिट हुई। G20 समिट कहाँ पर हुई थी? ठीक है ना, G20 समिट जो 2023 में इंडिया में कंडक्ट करी थी, उसकी साइडलाइंस पे ये साइन किया गया था आईमैक। ठीक है ना, और इंडियन कंट्रीज ने इसको साइन किया था। ठीक है ना, अब इसके थ्रू क्या होगा? अब यहाँ पे डिजाइंड एंड फॉर्मुलेटेड अंडर designed and formulated under partnership for global infrastructure and investment, that is PGII। ठीक है ना, इसके अंदर ये बनाया गया aims to stimulate economic development through enhanced connectivity and economic connectivity between Asia, Arabian Gulf and Europe। तो अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमने ये पढ़ा अभी तक, ये तुमने नोट नहीं करना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आईमैक की फुल फॉर्म पढ़ी हमने, G20 के साथ हुआ था, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। अब इसका रीजन क्या है? ये कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी किसके बीच में बनाता है? बिटवीन एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, जिसका इंडिया पार्ट है, और अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। तो ट्रेड बढ़ती है इससे। ठीक है ना, ये कौन सी पार्टनरशिप के अंदर बनाया गया? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड इन्वेस्टमेंट नाम की एक पार्टनरशिप है, उसके अंदर ये किया गया है। ठीक है ना, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, आईमेक की जो कनेक्टिविटी हो रही है उसके अंदर इसराइल ईरान भी इन्वॉल्व है, और उनके बीच में तो लड़ाई जैसा सीन हो रखा है। ठीक है ना, द आईमेक विल कंप्राइज ऑफ 2 सेपरेट कॉरिडोर्स। है ना, ये हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा? हमारा 5th पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे आईमेक आईमेक will comprise of 2 separate corridors। ठीक है ना, 2 सेपरेट कॉरिडोर्स होंगे। कौन कौन से? 2 सेपरेट कॉरिडोर्स, ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, और नॉर्दर्न कॉरिडोर। जो ईस्ट कॉरिडोर है वो किसको कनेक्ट करेगा? ईस्ट कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा वो करेगा इंडिया टू अरेबियन गल्फ, और नॉर्दर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ टू यूरोप। मतलब अरेबियन गल्फ बीच का बंदर है। कौन है बीच का बंदर? अरेबियन गल्फ। ठीक है ना, और फिर इससे क्या कनेक्टिविटी बन जाएगी? इंडिया और यूरोप की कनेक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग मैरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट इट विल इंक्लूड अ रेलवे नेटवर्क। तो इसके अंदर रेलवे नेटवर्क भी है, मतलब शिप भी है, रोड भी है, रेलवे नेटवर्क भी है, जो कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है ना, इसके साथ केबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, पाइपलाइन फॉर क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके साथ क्या क्या होगा? पाइपलाइन फॉर क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट, ये भी होगी। ठीक है ना, क्लीन हाइड्रोजन की पाइपलाइन डलेगी, जैसे गैस की पाइपलाइन डलती है वो भी इस रूट पे डलेगी। ठीक है ना, इंडियन पोर्ट्स, अब ये डिटेल है थोड़ी सी, ये उन्ली क्लाट वाले ही नोट कर लें, बाकी किसी को। इंडियन पोर्ट्स ऑफ खंडाला, मुंबई एंड मुंद्रा विल बी connected sea links sea links to Fujairah, Jebel Ali, and Abu Dhabi in UAE, followed by,
तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया के जो ये 2 सी लिंक्स हैं ये किससे कनेक्ट होंगे, फुजाइरा और जेबल अली एंड अबू धाबी इन यूएई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कनेक्ट होंगे यूएई के अंदर, ये वाले पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी होगी, पोर्ट्स का नाम याद करने हैं। फॉलोड बाय रेल रोड लिंक थ्रू सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन एंड onwards to Europe by port of Haifa in Israel। तो इसराइल के अंदर कौन सा पोर्ट है, इसराइल के हाइफा के साथ कनेक्ट होगा। एंड विद ports of ports of Marseille in France, Messina in Italy and Piraeus in Greece। मैम ये किसको याद करने हैं, देखो यार ये जो हाइफा वाला पोर्ट है ना, ये हाइफा ये वाला जो है ना, जो ये वाला जो मुंबई वाला है ये हर कोई याद करेगा, एवरीबडी, ठीक है। यूरोप का इसराइल का जो हाइफा है वो हर कोई याद करेगा। बाकी जो है इंटायर जो है ये बाकी पूरा पॉइंट जो है क्लैट ओनली पॉइंट है, सिर्फ क्लैट वाले याद करेंगे, ठीक है जी। वहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 4800 किलोमीटर लॉन्ग आईमेक कॉरिडोर एम्स टू सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन्स, इंक्रीज ट्रेड असेसिबिलिटी। ये क्यों बनाया जा रहा है, ट्रेड असेसिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। अभी करंट रूट क्या है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इज थ्रू द स्विस कैनाल एज देयर इज नो ओवरलैंड असेस टू पाकिस्तान बीइंग लोकेटेड टू इंडियाज वेस्ट ओवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्विस कैनाल के साथ हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू हम ट्रेड नहीं कर सकते। द आईमेक विल दस हेल्प ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल। ये प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, इशू। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। ये ऑब्स्टेकल को हम ओवरकम कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर पाएंगे कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो 7 पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ठीक है ना। करंटली ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप takes place through स्विस कैनाल, ठीक है ना। स्विस कैनाल के थ्रू होती है, ठीक है ना। कैन नॉट टेक प्लेस थ्रू पाकिस्तान। अब इससे क्या होगा, हमारे बहुत पैसा बचेगा, ठीक है ना। टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग विल बी रिड्यूस फ्रॉम 40% to 30%, मतलब जल्दी गुड्स पहुंचेंगे और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत फायदा। और ये काउंटर है, काउंटर किसका है, चाइना। इट इज़ अ काउंटर टू चाइना, जो अपनी रोड डेवलपमेंट कर रहा है ट्रेड के लिए, उसको भी ये काउंटर करेगा। तो 8 पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 8 पॉइंट हमारा बनेगा इज अ काउंटर टू चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दैट इज BRI, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि BRI क्या है, फुल फॉर्म, ठीक है। BRI किसका इनिशिएटिव है, चाइना। ये भी ट्रेड कनेक्टिविटी इशू ही है, ट्रेड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव ही है, जिसके अंदर चाइना कोई भी कंट्री के साथ अग्रीमेंट करता है कि ताकि रोड बना सके, चीज़ें बना सके, ताकि कनेक्टिविटी बन सके चाइना और उस कंट्री के बीच में, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये प्रोजेक्ट जो है आईमेक वाला ये रुकसा क्यों गया है, क्योंकि गाजा इसराइल वॉर स्टार्ट हो गई। गाजा इसराइल वॉर से क्या प्रॉब्लम हो गई, इसराइल का हाइफा पोर्ट से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। यूरोप और इसराइल के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं है, यूएसए के रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है ये इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, ये नहीं आगे बढ़ पा रहा है। बट यहाँ पर इसका बेनिफिट और एडवांटेज हमें समझ में आ गया। क्या बेनिफिट एडवांटेज समझ में आ गया है, ये एडवांटेज और बेनिफिट समझ में आ गया। रेड सी के अंदर हुथीज जो है वो अटैक कर रहे हैं, ये आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हुथीज क्यों अटैक कर रहे हैं, हुथीज जो है वो हमास को अपना साथ दिखाते हुए, जो हमास इसराइल की वॉर चल रही है ना उसके अंदर अपना साथ हुथीज हमास को दिखाते हुए अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अटैकिंग ऑन शिप्स, ठीक है, अटैकिंग ऑन शिप्स। अब इसमें से मोस्टली ट्रेड वाली शिप्स ही होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ट्रेड इफेक्ट हो रही है, तो शिप्स क्या कर रही हैं, रीरूट कर रही हैं अपने आप को। रीरूट कहाँ से हो रही है, केप ऑफ गुड होप से,
ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप से रीरूट हो रही है, ये एक जगह है। अब केप ऑफ गुड होप से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट टाइम इंक्रीज हो गया है। क्यों एक्सपेंसिव पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट टाइम इंक्रीज हो गया है, तो फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ें अब एक्सपोर्ट नहीं हो सकती हैं क्योंकि कॉस्ट नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्रूड ऑयल में इधर उधर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे पता चला है कि अगर ऑल्टरनेट रूट होगा तो बहुत सही रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। द इंडियन नेवी हैड लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प टू इंश्योर। अब ऑपरेशन संकल्प क्या है, ये अलग से हम लिख लेते हैं। ऑपरेशन संकल्प क्या है, ऑपरेशन संकल्प क्या है, ऑपरेशन संकल्प, ठीक है ना। ऑपरेशन संकल्प क्या है, इन शॉर्ट, ठीक है ना। इंडियन नेवी लॉन्च्ड, इस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग्ड शिप्स थ्रू पर्शियन गल्फ। मतलब जो इंडियन फ्लैग शिप्स हैं उनको पर्शियन गल्फ से बहुत आराम से निकाल दिया जाए, कोई अटैक ना हो, ये इंडियन नेवी इंश्योर करती है। एंड दिस इज व्हाट ऑपरेशन संकल्प इज ऑल अबाउट। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, द डिसीजन। आरबीआई, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई भी बोलते हैं। ये एक सेंट्रल बैंक है जो हमें पैसे, ये ही पैसे, इसे यहाँ पे इनकी ही लगी हुई है फैक्ट्री, वो नोट छापने वाली मशीन इनके पास है। सच में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, ये लिखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बोर्ड हैज टेकन डिसीजन टू ट्रांसफर a record surplus of almost rupees 2.11 lakh crore to union government for 2022 2023 2024। मतलब जो सरप्लस था जो इन्होंने कमाया है वो दे रहे हैं ये, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो इतना दिया किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यस, ये भी याद करनी है, ये भी याद करनी है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, म्यांमार जुंता रिवाइज प्लान फॉर इट्स चाइना बैग्ड मेगा डैम प्रोजेक्ट। अब म्यांमार में क्या चलता है, पहले ना हम ये लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है ना। म्यांमार जुंता रिवाइज प्लान्स फॉर इट्स चाइना बैग्ड मेगा डैम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जुंता कौन होता है। जुंता इज मिलिट्री हेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे म्यांमार का अगर हम लिखें कि म्यांमार में क्या हुआ, ठीक है ना, जुंता कैसे पावर में आ गया, तो म्यांमार के अंदर कू हुआ था। कू क्या होता है, कू के अंदर फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, जो गवर्नमेंट पावर में है उसको फेंक दिया जाए, ठीक है, और कोई आके बैठ जाए, जिनको सर मतलब लोगों ने जिनको इलेक्ट किया उनको तो लात पड़ गई, कोई और आके वहां पे बैठ गया, तो उसको क्या कहते हैं, कू कहते हैं। COUP उसके स्पेलिंग है, काउप नहीं कहते, कू कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है, ठीक है बेटा। तो कू कहते हैं उसको। अब यहाँ पे कू हो गया था, मिलिट्री वाले पावर में आके बैठ गए हैं। अब चाइना के साथ इन्होंने कोई डैम प्रोजेक्ट बनाना था, वो कह रहे हैं कि ठीक है चलो बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट टू बिल्ड लिखेंगे, प्रोजेक्ट टू बिल्ड 6000 मेगावाट माइटसोन ये नाम है डैम का,
in northern Kachin state, ठीक है ना, was ended in 2011 अंडर प्रीवियस जुंता। मतलब इसको मना कर दिया गया था कि ये नहीं बनाएंगे, प्रीवियस जुंता ने इसको मना कर दिया था। अब ये वाला जुंता कह रहा है कि जो माइटसोन डैम जो कहाँ पर है, काचिन स्टेट में है। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने मेगावाट का है, कहाँ, क्या नाम है डैम का, और कहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है ना, नॉर्दर्न काइचिन स्टेट में ये बन रहा है। तीनों ही चीजों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट्स ओपोनेंट्स है द डैम ऑन, अब ये कौन सी रिवर पे है, डैम ऑन आय्यारवाड़ी river which would have exported around 90% of power to China, can cause huge environmental damage। अब क्या है यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी ये डैम बनाएगा, डैम में से वाटर यूज करके एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो वो कह रहे हैं कि 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको जाएगी, 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाइना को जाएगी। ये एक बात, और दूसरी बात ये इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा ये जो डैम है, ठीक है। और 2011 में जुंता जो था वो मना कर गया था। और कौन सी रिवर पे ये बन रहा है, आयरवाड़ी, ठीक है ना, आय आय्यारवाड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो ये क्या है, आय यार वरी का रीजन बन जाता है, ठीक है ना, वरी और वाड़ी, ठीक है ना, आय यार वाड़ी। तो ये ट्रिक है याद करने का, इस रिवर पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है ना। म्यांमार के साथ, म्यांमार कह रहा है बना दो कोई बात नहीं, इन्वायरमेंट डैमेज कुछ नहीं होता, तो मतलब चाइना ने कोई डील करी है जुंता के साथ, ऐसा ही लग रहा है। Junta announced a new leading group for the hydrogen project in dated April 24 and released an obscure government portal on Tuesday, ठीक है ना। The group is made up of 11 members, including the Deputy Minister of Electricity, will conduct and manage research, technical solutions and public relations. It will work with China's। तो यहाँ पर अब हम ये लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। फोर्थ पॉइंट बनेगा ये हमारा, जुंता अनाउंस्ड लीडिंग ग्रुप। अब आपका होमवर्क क्या है, ऑब्सक्योर का मीनिंग निकाल के लेके आना है, ऑब्सक्योर का मीनिंग निकालना है। अनाउंस्ड अ न्यू लीडिंग ग्रुप who is going to work with, who will work with China's SPIC। SPIC क्या है, स्टेट पावर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना, यूनान इंटरनेशनल पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है ना। तो इसके साथ इनका अग्रीमेंट हुआ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जहां बात हो वहीं पर। स्पिक इज चाइनीज स्टेट ओन कंपनी, 6 पॉइंट बनेगा ये। स्पिक जो है, स्पिक इज मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी है। अब ये जो इन्वायरमेंट इशू है 2015 में, जो इन्वायरमेंट 2015 इन्वायरमेंट असेसमेंट conducted advised against construction of dam, ठीक है ना। 2015 में म्यांमार गवर्नमेंट की जो कमीशन बनाया उन्होंने, म्यांमार गवर्नमेंट ने, उसने बोला कि डैम की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड
लिखेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब यहाँ पर हमसे WWF की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। रिपोर्ट इन 2018, अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन रिपोर्ट लेकर आया, कब रिपोर्ट लेकर आया, 2018 में। एस्टिमेटेड दैट 38 लाख मिलियन पीपल लिव इन कंट्रीज पॉपुलेशन, रफली 2/3 ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे रिपोर्ट इन 2018 इन्होंने कुछ कहा नहीं है वैसे कि नहीं बनाना चाहिए कुछ भी, तो ये इतनी रेलिवेंट नहीं होगी जितनी ये गवर्नमेंट रिपोर्ट रेलिवेंट होगी और ये वाला न्यूज़ पार्ट रेलिवेंट होगा, ठीक है ना। तो इस पे हम इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, आप भी अपने ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। एंड ऑल्सो गाइज मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक वीडियो करें जहाँ पर मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊं कि जो ये नोट्स बन रहे हैं इनको कॉपी कैसे करना है, ताकि आप बहुत अच्छे से ये नोट्स बना पाए, क्योंकि आप मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत मैं कर दूं आपको ये सिखाने में। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। इंडियाज 27 मेंबर स्क्वाड फॉर चेतरीज फेयरवेल गेम। चेतरी कौन है? चेतरी फुटबॉलर हैं और वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड प्रदीप गागोई डिफेंडर वर लेफ्ट आउट ड्यू टू इंजरीज। इंडिया स्क्वाड फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच अगेंस्ट कुवैत, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये रिटायरमेंट ले लेंगे। ये हम न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ICJ ऑर्डर्स इजराइल टू हॉल्ट रफा ऑफेंसिव, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस orders Israel to halt Rafah offensive। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, और ऐसे ही सीज का मतलब भी होता है हॉल्ट, स्टॉप, ठीक है ना। हॉल्ट सीज का मतलब क्या होता है? रुक जाओ, स्टॉप। रफा ऑफेंसिव क्या है? रफा के अंदर इसराइल अब अटैक कर रहा है। रफा जो है वो गाजा का पार्ट है, जो हमास और इसराइल की वॉर चल रही है उसके अंदर ये लोग कह रहे हैं ये चीज करने को। तो द टॉप UN कोर्ट ऑन फ्राइडे ऑर्डर्ड इसराइल, तो टॉप UN कोर्ट, अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? टॉप UN कोर्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट, लिखेंगे टॉप UN कोर्ट। तो मुझे एक फैक्ट पता चल गया, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप UN कोर्ट, मैं क्या आंसर दूंगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। उन्होंने क्या ऑर्डर किया? इसराइल को बोला कि रुक जाओ, ऑफेंस मत करो, रफा में अपना जो अटैक कर रहे हो वो मत करो, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला, ठीक है ना। अब इसके अंदर अब यहाँ पर ये हम बता रहे हैं ICJ रूलिंग, जो ये डिसीजन देता है क्या ये लीगली बाइंडिंग है? अगर कोई फॉलो नहीं करता तो क्या एक्शन ले सकते हैं? लीगली बाइंडिंग, ठीक है ना। बट कोर्ट हैज नो कंक्रीट बट बाइंडिंग, बट कोर्ट हैज नो concrete means to enforce them। इसका मतलब क्या है? लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या है कि उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, बट इनके पास कोई वेपन ही नहीं, क्या एक्शन ले, कोई मीन्स नहीं है जिससे ये इन्फोर्स करवा सकें। मतलब लीगली बाइंडिंग तो है, अगर मेरे से पूछा जाए ICJ की जो रूलिंग है ये वो लीगली बाइंडिंग है, मैं कहूँगी हाँ, बट देर इज नो कंक्रीट वे टू अप्लाई इट, ठीक है ना। द कोर्ट सेड Israel immediately halt military offensive and any other action in Rafah गवर्नेट विच मे इन्फ्लिक्ट ऑन पैलेस्टीनियन ग्रुप इन गाजा कंडीशंस, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका हेल्ड द रूलिंग, द फॉरेन मिनिस्टर नालेदी पंडोर सिंह इट वाज अ मच स्ट्रॉन्गर सेट ऑफ प्रोविजन मेजर्स वेरी क्लियर फॉर अ सीजेशन, सीज का मतलब मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, स्टॉप, ठीक है। द ICC रूलिंग कम्स नॉट ऑन द हील्स ऑफ अनदर हाईली चार्ज डिसीजन ऑन मंडे बाय द इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर टू सीक अरेस्ट वारंट्स। अब यहाँ पर ना दो केसेस हुए, तो ICJ के अंदर इसराइल हमास वाला जो चीज़ है उससे रिलेटेड दो चीज़ें हुई, दो केसेस गए।
एक तो साउथ अफ्रीका लेके गया, ठीक है ना, एक तो साउथ अफ्रीका लेके गया कि जेनोसाइड हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने क्या कहा कि जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि एक क्लास, एक कम्युनिटी, क्योंकि वो उस क्लास, उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका लेकर आया। साउथ अफ्रीका बॉट अ केस, ठीक है ना, केस बिफोर आईसीजे, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कहा, जेनोसाइड कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ब्रीच मतलब वायलेट कर रहे हैं, ब्रीच द 1948 यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन। अब यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन कब आया था, 1948 में आया था। तो जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं कौन, इजराइल, और साउथ अफ्रीका जो है कोर्ट में गया, उसी से रिलेटेड ये वर्डिक्ट आई है। और एक और गया है, कौन गया है, करीम खान। कौन गए हैं, करीम्स में खाना खाने जाते हैं ना, करीम खान गए हैं। करीम खान कौन है, प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर हैं आईसीजे के, प्रोसिक्यूटर हैं आईसीजे के, वो गए हैं और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, सीक अरेस्ट वारंट अगेंस्ट टॉप इजरायली एंड हमास लीडर्स। तो ये दो अलग अलग हैं। इसको मैं दोबारा तुम्हें रिपीट करके सुना देती हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वहां पर दो केस गए हैं इजराइल हमास से रिलेटेड। एक तो साउथ अफ्रीका लेके गया, साउथ अफ्रीका ने क्या एलिगेशन लगाया कि वहां पे जेनोसाइड कमिट हो रहा है, पैलेस्टीनियन, क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस हैं इसलिए उनको मारा जा रहा है। मतलब एक क्लास, एक कम्युनिटी को कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, विच इज वायलेशन ऑफ व्हाट, विच इज वायलेशन ऑफ 1948 यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन, ठीक है ना, इसका वायलेशन हो रहा है। दूसरा, करीम खान गए हैं। करीम खान कौन है, प्रोसिक्यूटर ऑफ आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर हैं ये। और ये क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अरेस्ट किया जाए टॉप इजरायली और हमास के लीडर्स को। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो जेनोसाइड का एलिगेशन है वो हमास पे नहीं, वो किस पे लगाया जा रहा है कि इजराइल एलिगेशंस अगेंस्ट इजराइल। यहाँ पर एलिगेशंस किसके अगेंस्ट है, इजराइल। यहाँ पर दोनों इजराइल और हमास के टॉप लीडर्स पे। अब यहाँ पर अगर हम इसको और डिवाइड करें, हमास के टॉप लीडर्स पे क्यों है, क्योंकि जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे अटैक किया, 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें होस्टेजेस बनाए, जिसमें रेप किया गया, वो क्या उन्होंने कहा वो भी गलत है। और जब इजराइल ने जो सिविलियंस को वो मार रहा है वो भी गलत है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों ही सिविलियंस, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड नहीं होते, इजराइल उनको मार रहा है, तो वो कह रहे हैं दोनों ही गलत है, दोनों कह रहे हैं अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू होने चाहिए। तो ये दोनों ही क्लियर आपको होने चाहिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, आज के आज ही कमेंट कर देना, मैं कल ये टॉपिक दोबारा से उठाकर और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका आर्ग्यूड दैट ओनली वे टू ह्यूमैनिटेरियन एड इन ईस्ट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रफा जो है वो एंट्री है गाजा को, अगर आप वो भी बंद कर दोगे तो ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होती है, खाना पीना, पानी, मेडिसिन, ये सब भी नहीं पहुंचेगी वहां पे, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म कौन सा आता है, रिमाल। रुमाल पता है क्या होता है, व्हाट इज रुमाल, हैंकी वो कहते हैं रुमाल, तो यहाँ पे रीमाल, ठीक है ना। तो रीमाल जो है वो क्या है, साइक्लोन है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुआ है। अभी नोट मत करो, जब इसका फॉल आएगा, जहां पर गिरेगा, वो भी हमको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो अभी बस इतना ही याद रखेंगे कि रुमाल कुछ है। EU's Borrell urges Israel not to intimidate, threaten ICC judges। वो क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो जजेस हैं उनको आप मत थ्रेटन करो। EU फॉरेन ऑफिशियल्स चीफ जोसेफ बोरेल ऑन फ्राइडे अर्ज इजराइल नॉट टू इंटिमिडेट और थ्रेट नहीं करना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस को, whose prosecutor has requested arrest warrant for Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant। यही हम पढ़ रहे थे कि वहां पे जो करीम खान है वो टॉप लीडर्स की अरेस्ट मांग रहे हैं, इजराइल और हमास की। ये दोनों पॉइंट्स आपको साउथ अफ्रीका वाले और वो क्लियर होने चाहिए, ये हमें नोट नहीं करना है। एक्स लेबर लीडर कॉर्बिन टू स्टैंड एज इंडिपेंडेंट इन यूके इलेक्शन। तो ये जब इलेक्शन होंगे तब है, इतना हमें कुछ नहीं है इसमें। अर्जेंटीना's मिली कॉल स्पेनिश पीएम लाफिंग स्टॉक ऑफ यूरोप। अर्जेंटीना's प्राइम मिनिस्टर जावियर मिली हैज हर्ल्ड मतलब फेंके हैं, ठीक है ना, टू थ्रो। तो यहाँ पर फेंके गए हैं इंसल्ट्स एट स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेस, कॉलिंग हिम द लाफिंग स्टॉक ऑफ यूरोप, attacked me in every possible way, and when I responded in abstract, he felt targeted, used every apparatus to respond, Mr. Milley said। तो यहाँ पर हमें ये नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्जेंटीनास, यहाँ पे लिखेंगे अर्जेंटीनास
प्रेसिडेंट। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो प्रेसिडेंट के नाम आ सकते हैं, जेवियर मिली, ठीक है ना, जेवियर मिली, ठीक है ना, सेड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, स्पेनिश पीएम पेड्रो पेड्रो सैंचेस, लाफिंग स्टॉक ऑफ यूरोप। क्या है वो? लाफिंग स्टॉक ऑफ यूरोप, ठीक है, लाफिंग स्टॉक ऑफ यूरोप, ठीक है जी। किसने किसको बुलाया ये हमको याद रखना है। आगे चलेंगे। अर्मेनिया रिटर्न्स, Armenia returns to Azerbaijan 4 border villages it has seized. Armenia has returned to Azerbaijan 4 border villages it seized decades ago. तो यहाँ पे अब लिखेंगे Armenia, this is very very important, has returned 4 border villages, 4 border villages it seized decades ago. ये कॉकसस कंट्रीज हैं, कॉकसस कंट्रीज fought 2 wars in 1990s and 2020, ठीक है ना, for control of नगोर्नो काराबाख रीजन। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या बनेगा, तुमने ये लिख लिया, मैं इतने समझाती हूँ। ये डिस्प्यूट किसके बीच में था? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। हैज रिटर्न 4 विलेजेस टू सीज विलेजेस 4 विलेजेस टू अजरबैजान। सॉरी गाइस, अभी ना मेरी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से थोड़ा मेरा फोकस कम है, परसों तरसों तक ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अर्मेनिया वॉज रिटर्न्ड, अर्मेनिया ने अजरबैजान को, भाईजान को, ठीक है ना, बजरंगी भाईजान से भाईजान याद हो जाएंगे, भाईजान को, अपने भाई को, अर्मेनिया क्या कहता, ठीक है ना, मानिया क्या कहता, मानिया नाम का एक बंदा है, वो क्या कहता है कि मैं अपने भाई को उसका रीजन, नगोर्नो काराबाख का जो रीजन है वो रिटर्न करता हूँ, जिसके अंदर 4 बॉर्डर विलेजेस आते हैं। किसने किसको वापस किया? भाईजान को वापस गया है सामान, बड़े भाई को, ठीक है, अजर उसका नाम है। ये कॉकसस कंट्रीज हैं, ठीक है। इन्होंने 2 वॉर्स लड़ी इसी के लिए, एक 1990 में लड़ी गई और एक 2020 में लड़ी गई। 2 वॉर्स लड़ी। इस रीजन को क्या बोला जाता है? नगोर्नो काराबाख रीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत आया ये क्वेश्चन, अब भी आ सकता है। अनडिफाइंड बॉर्डर्स एडवर्सली इफेक्ट आर कंट्री, सेज डोवाल। वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर्स अच्छे से डिफाइन नहीं करे हुए ये हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ CAPF, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा आ सकता है और ये ऐसे राइटिंग में हमसे पूछा जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ CAPF। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? Ajit Doval suggested the integration of central armed forces on the lines of joint theater commands। तो वो कह रहे हैं इंटीग्रेशन होना चाहिए किसका? CAPF का। CAPF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। मिस्टर डोवाल while speaking at the investiture, मतलब जो रैंक गिविंग सेरेमनी होती है, of BSF said the jointness integration was required in CAPFs or the paramilitary and it was not only about saving money but also bringing homogeneity, मतलब एकता लेकर आने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। homogeneity का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ सिमिलर काइंड और हैविंग यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बोल रहे हैं। उसके बाद इट इज वेदर इट इज वॉर और पीस। ही स्ट्रेस दैट ही वाज नॉट सजेस्टिंग द कंसोलिडेशन इन कैपेसिटी एज एन NSA बट एज अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नेशनल लिखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल suggested integration of CAPF, central armed पुलिस फोर्सेस, ठीक है ना, ये बोला गया है, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी बटालियंस हैं? 30 बटालियंस, ठीक है। नहीं ये नहीं लिखा हुआ, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, मैंने ऐसे पिक कर लिया था। तो ये ही हमको नोट करना है। CAPF की फुल फॉर्म हमसे पूछ सकते हैं, तो ये हमको पता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये हमको पता है। एंड जो क्लैट वाले बच्चे हैं
वो कृपया करके होमोजेनिटी का मतलब भी लिख लें, तो ये इनका वोकैब वर्ड हो गया, ठीक है ना। 5 वोकैब वर्ड्स भी अगर हर रोज याद करोगे तो तुम्हारी वोकैब प्रिपेयर हो जाएगी। loggery.in पर आप जा सकते हैं। अब AMU के मॉक टेस्ट भी वहाँ पर लाइव हो गए हैं। आज TS लॉ CET के मॉक टेस्ट भी लाइव हो जाएंगे। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के मॉक टेस्ट लाइव हो चुके हैं। बहुत बच्चों को ड्यूरेशन में दिक्कत आ रही थी, डेट ऑफ द एग्जाम तक ड्यूरेशन है, वो आज कर दिया है, ठीक ठीक है। पहले डेट वो थी जो आज की तक की डेट थी, क्योंकि आज एग्जाम था। अब वो एग्जाम जो है 9 जून को है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास PU के में हमारे पास 3 इयर्स के मॉक टेस्ट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3 इयर्स और 5 इयर्स का मॉक टेस्ट है। और कौन कौन से मॉक टेस्ट लेकर आने चाहिए ये आप बता सकते हैं। MCQs है हमारे पास जान फेब मार्च अप्रैल के, मई के भी आ जाएंगे, तो मार्च और जान टू अप्रैल के हैं। और वन शॉट्स जो हैं हमारे पास मई पिछले साल से लेकर के इस बार के मई के हमारे पास वन शॉट्स हैं। आज मैं ट्राई करूंगी कि एक पार्ट डल जाए आपका वन शॉट का, राइट। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट करना। किसी बच्चे ने राइटिंग के लिए बोला था, मैंने आज बहुत अच्छे से राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करी है, तो अगर इंप्रूवमेंट दिखी हो तो कमेंट करके बता देना। कोई और दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।